हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनी। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने ये सोचा है कि आपको हर सैटरडे और संडे वीडियोस मिला करेंगे, जिससे आपको भी याद रहेगा कि कब वीडियोस आनी हैं और कब हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू होगा। मुझे लग रहा है कि अनइंटरेस्टेड से हुए जा रहे हैं आप लोग, तो अब हर सैटरडे संडे जो लॉकडाउन का पीरियड होता है उन दोनों दिनों में मैं आपकी वीडियोस डाल के चैप्टर कंटिन्यू करूँगा। अभी हम फिलहाल जो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट रह रहा था, उसमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दो चीज़ें रह रही हैं। आज उन्हें ख़त्म करके ये चैप्टर ओवर कर लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मेरे पास कोई दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, एक सेकंड में फैन ऑफ कर दूँ। और जब ये दोनों बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो आपस में क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? फोर्स। मान के चलते हैं कि बॉडी ए बॉडी बी पर एक फोर्स लगा रही है, तो बॉडी ए जब फोर्स लगाएगी बी पे, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्या है? फोर्स ऑन बी, बॉडी बी ड्यू टू ए। किस तरफ लगेगी? इस तरफ। अच्छा, ये बॉडी जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये फोर्स है बॉडी ए पे बी के कारण। तो जब हम नॉर्मली रोड पर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप चलेंगे तो आपका पैर जमीन पे, तो पैर जमीन को धक्का मारता है और जमीन आपको धक्का मारती है, तो आप आगे चल पाते हो। तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो वो एक दूसरे पे क्या बनाते हैं? दबाव, फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है। क्या कहता है? कि जितनी फोर्स बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर लगाएगी उसको कहा गया एक्शन, उतनी ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर लगाएगी उसको कहा गया रिएक्शन। तो आपने जमीन में पैर रखा और पैर रखे आप चले, तो जो वजन आपने जमीन में डाला उतना ही वजन या फोर्स जमीन ने आपके पैर पे लगाया, इसलिए आप आगे बढ़े। केले के छिलके पर आप क्यों जो है फिसल जाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपने एक्शन तो कर दिया, रिएक्शन प्रॉपर नहीं मिला तो आप स्लिप कर गए। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इफ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, then same force will exerted by body B on body A। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। बॉडी ए लगा रही है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और जब बॉडी बी लगाएगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो टू एवरी एक्शन, अगर ये एक्शन है, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर आप दोनों की डायरेक्शन सेम करना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ा है? एक माइनस साइन। ऊपर जो मैं एरो लगा रहा हूं वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर मैंने बताया था एक ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिनोट कर रही है। तो जितनी फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रही है उतनी ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे लगा रही है, लेकिन मैंने क्या बताया? डायरेक्शन उल्टी है। अगर उन डायरेक्शन को आप बराबर करना चाहते हैं तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये दो बराबर नहीं है, इनकी वैल्यू बराबर है। जैसे ये फोर्स है, मान के चलो 50 न्यूटन, तो ये भी 50 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टी है।
तो डायरेक्शन को सेम करने के लिए आप क्या लगाते हैं, एक माइनस साइन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ। रॉकेट का प्रपल्जन, जैसे आपने एक दीपावली पे आप रॉकेट जलाते होंगे तो आपने क्या, रॉकेट को बोतल में रखा, आपने यहाँ आग लगाई तो रॉकेट उड़ी। कैसे उड़ा? रॉकेट के अंदर जो मसाला होता है वो नीचे एयर पे, हवा में एक दबाव डालता है नीचे की तरफ, तो जितना फोर्स वो उसका फायर क्रैकर का मसाला नीचे की तरफ जलते हुए डालता है, जितनी फोर्स नीचे लगा रहा उतनी फोर्स से वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। नाव में आप बैठते हैं तो साइड में जो पतवार होती है उसको चप्पू बोलते हैं। तो नाव में आप बैठे, आपने चप्पू से पीछे धक्का मारा, नाव आगे चली गई। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं चल इसलिए पा रहा हूँ कि जितनी फोर्स मैं अपने पैरों से ज़मीन पे लगा रहा हूँ, जमीन उतनी फोर्स मेरे ऊपर लगा रही, तो मैं आगे चल पा रहा हूँ। ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, जो स्टेट करता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे भी आप स्टेट कर सकते हैं कि बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, देन सेम फोर्स will body B will exert on body A, magnitude will remain the same but direction will be opposite। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये हमें कहाँ काम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अब हम वो पढ़ते हैं। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारी बॉडीज़ हैं वो आपस में टकराती हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। गैस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद हो, मोमेंटम होता है इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर कोई चीज़ चल रही है तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और जब वो चलना चालू होगी तो उसकी एक फाइनल वेलोसिटी होगी। अब मान के चलते हैं उस गैस सिलेंडर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सबका अपना अपना मास है, m1 है, m2 है, m3 है, डैश डैश। वैसे नियम ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप साइज सब कुछ सेम होती है, तो सबका मास जो है ना वो सेम रखते हैं, m m m m। हम मान के चलना अलग अलग और सबकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, u1 है, u2 है, u3 है और बहुत सारे। तो जो सबका मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा p, और उसकी पहले पार्टिकल का मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी, यानी m1 u1, दूसरे वाले का m2 u2, तीसरे वाले का m3 u3 एंड सो ऑन। ये इनिशियल मोमेंटम आया। एक सेकंड इसको जाने दीजिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कभी कभी गली में। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1, m2 u2, m3 u3, ये इनिशियल मोमेंटम है। अब जब वो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, जब वो आपस में टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज होगा, मास उतना ही रहेगा। अभी मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, किसी से टकराऊँ तो टकराने के बाद हो सकता है मेरी स्पीड कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। दो बाइक वाले आ रहे हैं, साइड में चल रहे हैं, टकरा गए, एक इधर चला गया, इधर चला गया। एक कार आई, बाइक वाला आया, टकरा गए, तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा।
तो अगर वही पार्टिकल्स गैस के मॉलिक्यूल्स जो सिलेंडर में हैं वो आपस में टकराते हैं तो उनकी अब जो फाइनल वेलोसिटी आएगी v1 आएगी, v2 आएगी, v3 आएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर वो सारे पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो उनकी स्पीड में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो टकराने के बाद उनका जो मोमेंटम होगा वो आएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश डैश mnv2। अब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर वो सारे पार्टिकल्स आपस में पहले टकरा रहे थे या पहले रेस्ट पे थे तो उन सबकी इनिशियल स्पीड थी, लेकिन जब वो टकराने के बाद उनका मोमेंटम चेंज हुआ तो उनका फाइनल मोमेंटम इतना आ गया। लॉ कहता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा, यानी m1u1 प्लस m2u2 प्लस डैश डैश mnun बराबर m1v1 प्लस m2v2 डैश डैश mnv। यानी कि अगर पार्टिकल्स टकराएं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर बराबर होगा। ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम समझेंगे दो बॉडीज को आपस में टकराने से कैसे होगा ये देखते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज थी ए और बी, और वो दोनों बॉडीज इनिशियल स्पीड u1 और u2 से आपस में टकराने वाली मधु आवाज होता। तो वो दोनों बॉडीज पास पास आ रही थी, आपस में टकराने वाली है। तो इनका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m1u1 प्लस m2u2। अब ये दोनों बॉडीज टकरा के उल्टी साइड में चलेगी। अब इनका मोमेंटम कितना होगा m1v1 प्लस m2v2। तो लॉ क्या कहता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम। तो लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ m1u1, या आप लिखें मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस। ये लॉ है। इसका एक छोटा सा प्रूफ इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है मैं समझाऊंगा आपको। आपको याद हो फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन सेकंड में हमने क्या पढ़ाई थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है? टकराने से पहले बॉडी ए का मोमेंटम कितना था m1u। टकराने के बाद बॉडी ए का मोमेंटम हो गया m1v1। तो चेंज इन मोमेंटम मैं आपको पहले तो बता रहा हूं कि एस फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इनिशियली बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम आएगा फॉर बॉडी ए एफ ए बी ले लेते हैं।
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हो गया एफ ए बी। ऐसे ही फॉर बॉडी बी लिखेंगे एफ बी ए, फाइनल मोमेंटम m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2u2 अपॉन टी, दोनों बराबर। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या कहा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू होगा एफ बी है, लेकिन माइनस साइन, बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी। मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखूँ, यहाँ हटा देता हूँ। एफ ए बी ये रहा m1v1 माइनस m2u1 अपॉन टी इक्वल्स एफ बी ए माइनस, तो ये सारा कुछ, लेकिन इसके आगे क्या लगाना है आपको, एक माइनस, माइनस ब्रैकेट में यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, v1 माइनस u1 अपॉन टी, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, ये कैंसिल हो गया टी से टी। आप फाइनल के एक तरफ ले जाए और इनिशियल के आप एक तरफ ले आइए, इसे आप खोलिए, वाला m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स माइनस m2v2 प्लस m2u2, इसको आप इधर ले जाइए और इसको आप इधर हो जाएगा m1v1, इसको इधर ला रहे हैं m2v2, और इधर क्या ऑलरेडी m2u2, और इसको इधर ले जाइए प्लस m1u1, सीधा करके लिख दीजिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2, ये देखिए मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1v1 m2v2 m1v1 m2। तो ये प्रूफ है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज़ हैं, दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, आपस में इंटरैक्ट करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं, तो उन सारी बॉडीज़ का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये जो आप रॉकेट का उड़ने की बात कर रहे थे, अगर रॉकेट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो उसका मास m1 और इसके इनिशियल स्पीड u1, लेकिन क्योंकि रेस्ट में है तो मोमेंटम कितना है इसका, 0। अब ये उड़ गया, इसमें अपने आग लगाई और ये उड़ गया, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 तो मास वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी आएगी, v1। लॉ कहता है कि उड़ने से पहले और उड़ने के बाद मोमेंटम सेम रहे, कोई चीज़ नहीं। ये कुछ लॉज हैं और इनका प्रूफ है, आप वीडियो स्टिल करके ये प्रूफ नोट कर सकते हैं। आज थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा है, संडे है तो लोग निकल रहे हैं। ये आपका चैप्टर था, आपको उसको रीड आउट करना है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई दिक्कत है वो आप मुझसे पूछिएगा। ये पार्ट यहीं तक था, इसमें और कोई टॉपिक नहीं रहा है अब। तो आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स चेक करें, उन्हें पढ़ें, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे भेज दें, उसे मैं सॉल्व करूँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको अपनी तरफ से भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। चलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।